गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी हिंदी भाषा कौशल का पाठ 19 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है निबंध लेखन। निबंध लेखन होता क्या है? आपके सामने बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनके बारे में आप लिखना चाहते हो। आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो सोचते हो कि मैं उस जगह के बारे में जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी है उसे अपनी कॉपी में लिखूं। कई बार आप किसी मेले में जाते हो, वहाँ पे जो चीज़ें आप देखते हो, झूले देखते हो, वहाँ दुकानें देखते हो, और भी जो चीज़ें होती हैं उन्हें देखकर आपको लगता होगा कि मैं इनके बारे में लिखूं। कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते होगे जो आपको प्रभावित करता होगा, तो आपको उनको देख के लगता होगा कि मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूं, है ना, इनके बारे में कुछ लिखूं। तो जब कभी भी हम अपने मन के भावों को किसी एक विषय पर, जो भी हमारे मन के भाव होते हैं, उन्हें अगर हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो वह कहलाता है निबंध, है ना। अपने भावों को पंक्तिबद्ध रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? निबंध। निबंध की हम परिभाषा देख लें। किसी विषय पर लिखकर अपने विचार प्रकट करना निबंध होता है। ठीक है, निबंध किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर आपको जो टॉपिक दिया जाता है या आप जिस विषय पर लिखना चाहते हो, उस विषय पर अपनी मन की बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने भावों को अगर आप लिखित रूप से बताते हो तो उसे हम कहते हैं निबंध। लेकिन अगर जो मौखिक रूप से आप बोल के बताते हो उसे कहते हैं भाषण। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। अब वो कह रहे हैं कि जब निबंध हम लिखते हैं तो हमें जिस विषय पर निबंध लिखना होता है उसके बारे में हमें बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी जुटा लेनी चाहिए। और जब हम जानकारियों को जुटा लें, इकट्ठी कर लें, उसके बाद हमें निम्न जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं इनको ध्यान में रख कर और फिर अपने निबंध को आगे लिखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो निबंध रहेगा वो बहुत आकर्षक बनेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी और हम सरलता से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सारी बातें क्रम से हों। जो भी हमें उसमें बातें लिखना है हमें उन्हें क्रम से लिखना चाहिए। भाषा सरल हो। हमेशा जो उसमें भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमेशा सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए मतलब सरलता से समझी जाने वाली भाषा हो। वाक्य छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। वर्णन में रोचकता होनी चाहिए। अब मान लो अगर आप किसी पर्यटन स्थल का वर्णन कर रहे हो और उसमें बिल्कुल नीरस सा उसको बना दो, उसमें कोई जोश ही ना हो, तो कोई उसे पढ़ने की कोशिश भी करेगा? कभी नहीं। 2 लाइन पढ़कर इंसान उसे पढ़ना बंद कर देगा। किसी बात को 2 बार ना लिखा गया हो। हमें ना क्या करना चाहिए, हमेशा नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। एक ही लाइन को बार बार नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाला भी बोर हो जाएगा और वो आगे आपकी बातों को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ जो निबंध है उनके उदाहरण दिए हुए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना और इनको अच्छे से लर्न भी कर लेना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो निबंध है वो है माँ। और आप सभी की मम्मी हैं और आपको वो किस तरीके से प्यार करती हैं, किस तरीके से आपकी देखभाल करती हैं, किस तरीके से आपके भाई बहनों की देखभाल करती है, किस तरीके से आपके परिवार को संभालती है। कुछ मम्मी लोग घर पे भी काम करते हैं, आपको भी संभालते हैं, अपनी फैमिली भी संभालते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं, है ना। कुछ मम्मी घर में रहकर ही बहुत सारा वर्क करते हैं। तो ये जो मम्मी लोग होती है ना वो सुपर वुमन होती है ना, एक साथ बहुत सारे काम करती है, मल्टी टैलेंटेड होती है। घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, पूरी फैमिली भी संभालती है, ऑफिस का वर्क करते हैं, है ना, और फिर घर पे आके वापस घर का काम करते हैं। तो वो कितना सारा काम करते हैं और बिना अपने फेस में एक भी शिकन लाए, है ना। कभी ये नहीं बोलते कि मैं थक गई, मैं आज ये काम नहीं करूँगी, मेरे बदले तुम कर लो। ऐसा कहते हैं कि मम्मी लोग? कभी नहीं, है ना। बल्कि उनको पता रहता है ये काम अगर मैंने नहीं किया तो वापस से कल मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए वो उनका काम तुरंत के तुरंत निपटाने की कोशिश करती हैं, है ना। तो हमारी जो माएँ होती हैं वो ईश्वर ने, जब वो खुद हमारे लिए
एक एक के लिए नहीं आ पाए तो उन्होंने क्या करा, हमारे मम्मी पापा को हमारे लिए भेज दिया कि देखो मैं नहीं आ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पास मम्मी पापा के रूप में मैं हमेशा रहूँगा। इसीलिए हमें हमेशा हमारे मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जो कुछ भी कहें हमें उसे मानना चाहिए। तो चलिए आज हम पहला जो निबंध देख रहे हैं वो देख रहे हैं माँ पर। यहाँ देखते हैं, इन्हें आप जो इसमें लिखा हुआ ना ये तो आप लर्न कर लेना, और अगर इसे आप अपने शब्दों में और अच्छा बना सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए पहले हम इसे देखते हैं। माँ हमारी देखभाल करने के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाती है। मेरी माँ बहुत प्यारी है। वे रोज़ सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती हैं। भगवान से लेकर घर के सब लोगों का ध्यान मेरी माँ ही रखती है। पापा मेरी और मेरी छोटी बहन की हर एक छोटी बड़ी बातों की परवाह भी मेरी माँ करती है। मैं अपनी माँ को भगवान के समान मानती हूँ और उसकी हर बात मानता हूँ। देखो जो लड़की होगी वो मानता हूँ, लड़की होगी वो मानती हूँ लिखेगी, और जो लड़का होगा वो सेम एट इट इज़ लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में क्या दिया है कि जो मेरी माँ है वो मेरे घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाती है, वो बहुत प्यारी है। वो हम सुबह सबसे पहले जल्दी उठ जाती हैं। मेरा, मेरे भाई बहन का, मेरे पापा का, सबका छोटे से लेके बड़े काम तक का ख्याल रखती हैं, और वो भगवान से लेकर हम पूरे परिवार के लोगों का ख्याल रखती हैं। मैं अपनी माँ को भगवान के समान मानता हूँ। मेरी माँ नौकरी भी करती है। घर और कार्यालय दोनों की जिम्मेदारियाँ वे बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। उनके सरल और सुलझे व्यवहार की तारीफ उनके कार्यालय के सारे लोग करते हैं। मेरी माँ गरीबों और बीमारों को भी हर संभव मदद करती है। अब यहाँ पर उनकी बात क्वालिटी बता रहा है बच्चा, क्या कि मेरी माँ बाहर नौकरी भी करती हैं, अपने ऑफिस का वर्क और अपने घर का वर्क वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। वो बहुत सरल और सुलझी हुई हैं, मतलब उनमें कोई भी छल कपट की भावना नहीं है। यही इसीलिए उनके जो ऑफिस के लोग हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। मेरी जो माँ है वो गरीबों और बीमारों की हर संभव मदद करती हैं, मतलब उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं जब कोई गलती करता हूँ वह मुझे डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती है। जब मैं दुख में होता हूँ तो वे मुझे स्नेह करती है। उनके प्यार और ममतामयी स्पर्श को पाकर मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताती है। मेरी माँ मेरी आदर्श है। वे मुझे सच के रास्ते पर चलने की सीख देती है। हर समय का महत्व बताती है। कहती है कि माँ को ईश्वर ने हमारी देखभाल के लिए भेजा है। माँ के पास हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने सारे दुख भूल जाते हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। अगर मान लो मैं कभी गलती भी कर देता हूँ तो वो मुझे डांटती नहीं है बल्कि प्यार से समझा देती हैं। जब मैं दुख में होता हूँ, जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो वो मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है। मेरी माँ का जो ममतामयी स्पर्श है, मतलब जब मम्मी हमें प्यार से गले लगा लेती तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं, है ना। तो उनके पास जाकर मैं अपना सारा दुख भूल जाता हूँ। मेरी माँ है वो मुझे और मेरी बहन को हमेशा अच्छी बातें, है ना, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। हमारी माँ स्पेशली, है ना, क्योंकि वही हमारी सबसे पहली गुरु होती है। मम्मी हमको सब कुछ करना सिखाती है, तो हमारी जो माँ है वो हमेशा हमको अच्छी बातें सिखाती है। मेरी माँ मेरा आदर्श है। आइडल कौन है? मेरी माँ है। वे मुझे सच के रास्ते पे, कभी किसी के भी पेरेंट्स बच्चों को गलत रास्ते पे चलना नहीं सिखाते, हमेशा यही सिखाते हैं कि बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलना है। समय का महत्व बताती हैं। कहते हैं कि माँ को ईश्वर ने हमारी देखभाल के लिए भेजा है। माँ के पास हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं ना। अगर आपकी दादी होंगी ना, और आप कभी आपके पापा से पूछना
कि जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो किसके पास जाना पसंद करते हैं। जब वो भी यही कहेंगे कि हाँ, जब हम हमारी मम्मी के पास जाते हैं तो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। वैसे ही जो हमारी मम्मी है वो जब नानी के पास जाती है और नानी उन्हें बड़े प्यार से गले से लगा लेती है, तब मम्मी लोग भी अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। वैसे ही आप लोग भी जब भी कभी आपको थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है, थोड़ी भी चोट लग जाती है, तो कैसे आप मम्मी के पास चले जाते हो और मम्मी बड़े प्यार से आपको गले लगा लेती और उसी समय आपका सारा दर्द, चोट का दर्द सब चला जाता है ना। तो माँ हमारी देखभाल के लिए ईश्वर ने भेजा है हमको। ये था माँ का निबंध, और इसे आप अपने शब्दों में जिस तरीके से अच्छा बना सकते हो वैसे आप बनाकर लिख लेना, ठीक है। अभी हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है मेरा प्रिय शौक। अब यहाँ पर दिया है शौक, है ना। शौक मतलब जो भी करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं किस बारे में बताया है। शौक हमें आनंद देता है। शौक रखने से हम ऊबते नहीं हैं। इससे काम के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है। इसीलिए मैं भी एक शौक रखती हूँ। बागवानी मेरा सबसे प्रिय शौक है, मतलब गार्डनिंग करना, है ना। मैं रोज़ सवेरे 1 घंटे के लिए बागवानी करती हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह खाली है जहाँ मैंने एक वाटिका लगाई है। वाटिका के चारों ओर कंटीले तार और आकर्षक ढंग से कटी झाड़ियाँ हैं। गृह वाटिका में मैंने गुलाब, गेंदा, चमेली, बेली और गुलदावली के पौधे लगाए हैं। मैं यहाँ भिंडी, बैगन, टमाटर आदि मौसमी साग सब्जियाँ भी लगाती हूँ। मेरी वाटिका में अमरूद, पीपल, केला और लीची के पेड़ हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे से सजी मेरी वाटिका बहुत शोभायमान लगती है। मैं पेड़ पौधों को सींचती हूँ। मैं इनमें यथा समय गोबर की खाद डालती हूँ। मैं नए पौधों के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ। इन कार्यों में मुझे बेहद आनंद आता है। सुबह सुबह गृह वाटिका में चहलकदमी करने से शरीर में ताजगी आती है। सुगंधित फूलों से युक्त मेरी वाटिका आस पड़ोस के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। मेरा शौक मुझे तन और मन की प्रसन्नता प्रदान करता है। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है कि जो मेरा शौक़ है, मेरा शौक़ क्या है, मैं गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और जब भी हम अपने शौक़ को अपना पैशन बना लेते हैं ना, तब हमको फिर कभी भी किसी भी बात के लिए ऊब नहीं होती, हम थकते नहीं हैं उस काम को करते हुए, है ना। तो यहाँ पे वो बच्ची बता रही है कि मैं रोज़ सवेरे गार्डनिंग करती हूँ, 1 घंटे के लिए जाती हूँ, उन पेड़ पौधों को पानी देती हूँ, समय समय पर उनको खाद देती हूँ। अगर मुझे नए पौधे लगाने रहते हैं तो उसके लिए मिट्टी तैयार करके रखती हूँ, और बाज़ार से और भी दूसरे दूसरे पौधे लाकर लगाती हूँ। उसके घर में क्या क्या लगा हुआ है, गुलाब, गेंदा, चमेली, बेली और गुलदावली के पौधे उसने लगा रखे हैं। उसके साथ साथ में उसने खाली जगह पर मौसमी सब्जियां भी लगाई हैं, और इतना ही नहीं, उसने फल भी लगा रखे। तो उसके घर में फूल भी मिल जाता है, फल भी मिल जाता है और सब्जियां भी मिल जाती है। और जो फूलों की खुशबू रहती है वो उसके आसपास के चारों तरफ के जो वातावरण है उसको भी सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार अगर आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, आप उसके बारे में निबंध बना सकते हो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, उसके बारे में बना सकते हो। जो कुछ भी आपका शौक़ है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बाल दिवस, मतलब 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस। और बाल दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद के हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे।
इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों को समर्पित कर दिया। बाल दिवस बच्चों का त्यौहार है। यह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज धज कर विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने चाचा नेहरू को प्रेम से स्मरण करते हैं। हर चिल्ड्रंस डे पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं ना। आप लोग भी बहुत खुश होते हो कि नहीं? आपको कलर ड्रेस पहनने मिलती है, आप स्टॉल्स लगाते हो, अपने स्कूल में बाल मेला लगाते हो, है ना, और अपने जो चाचा हैं उनको याद करते हो। कभी कभी बाल मेला भी लगाया जाता है। बाल मेले में बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इनमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं ना। तो बच्चे कैसे करते हैं? अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वो जो कुछ भी चीज़ें आर्ट की बना पाते हैं उन्हें बनाते हैं और उनकी फिर एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। बच्चे जब मेले का आयोजन करते हैं तब नाच गाना नाटक ये सब भी वो प्रदर्शित करते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं, इसीलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। बाल दिवस के अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई कार्यक्रम की घोषणा करती है। हमें भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। अपने मोहल्ले के मजदूर बच्चों को स्कूल जाने के लिए समझाना चाहिए। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि केवल बाल दिवस में हम जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका ही बाल दिवस नहीं है ना, सारे बच्चों का बाल दिवस है ना। तो उस दिन क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकें स्कूल जाने के लिए। जो गरीब बच्चे होते हैं वो मोस्टली स्कूल नहीं जाने के लिए सोचते हैं ना, तो हमें उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम भी स्कूल जाओ, ठीक है। और जो हमारा शासन है वो बाल दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता है और बच्चों के लिए बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, ठीक है। तो ये रहा बाल दिवस का निबंध। हमने 3 निबंध देखे। पहला कौन सा निबंध देखा बताओ? पहला देखा हमने माँ का, दूसरा हमने देखा मेरा प्रिय शौक, और तीसरा देखा हमने बाल दिवस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 निबंध देख लिए हैं। आप इन तीनों निबंध को अपनी कॉपी में लिख लेना और लर्न कर लेना। तो अब हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए।